हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आज की इस एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग वन रक्षक वनपाल का मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। टोटल हम लोग पर्सन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े पर्सन मिला के मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ये सभी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में वन रक्षक वनपाल के पिछले पेपरों में आए हुए हैं, तो इनके वापस से आने के चांस भी 99% है कि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे। इन अपने वीडियोस के अंदर से डायरेक्ट पर्सन फंसे। टोटल 15 दिन अपनी ये क्लास चलेगी। डेली की 2 क्लास आया करें, यानी कि टोटल 30 क्लासें अपनी वन रक्षक वनपाल के ऊपर ये क्लासें मैं डालूंगा, ठीक है ना। और सपनों की नई उड़ान के तहत, किसके तहत, सपनों की एक नई उड़ान के तहत अपनी ये सीरीज चलेगी, ठीक है ना। ये सीरीज अपनी एग्जाम तक चलेगी और इसके अंदर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये अपनी पहली सीरीज है, ठीक है ना। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अपना वन रक्षक वनपाल के बाद या वैसे अभी स्टार्ट हो गया है, तो जो बच्चे प्रगति बैच लेना चाहते हैं CET-LDC का, ठीक है ना, जो बच्चे CET-LDC की तैयारी कर रहे हैं वो अपना ये कोर्स देख सकते हैं। ये अपने मोबाइल नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। ये 2 मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं अपनी टीम के, तो इन पे कॉल करके आप कोर्स से संबंधित कोई जानकारी ले सकते हो। ये आप अपना एक ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए जो राजस्थान का सबसे सस्ता CET का बैच है और पूरा लाइव बैच है। इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासें भी है, मॉडल पेपर, सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा। अब आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए कि अब हम लोगों ने क्या किया है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि वन रक्षक वनपाल एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। क्या बनाया गया है? व्हाट्सएप ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF, सभी क्लास की PDF तथा पिछले सालों के पेपर की PDF हम लोग ग्रुपों में डालेंगे और बच्चों को सही मार्गदर्शन देते रहेंगे एग्ज़ाम तक। तो इस ग्रुप से जुड़े रहना। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ये 2 नंबर अपने दे रखे हैं, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वैसे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हो, या आप हमारे GS प्लेनेट ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ज़रूर ही जुड़ जाना, ठीक है ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज का। पहला प्रश्न, बूंदी जिले में केसरिया जी का मंदिर कहाँ है? बूंदी जिले में, कौन से जिले के अंदर है? बूंदी जिले में है केसरिया जी का मंदिर। एक प्रश्न तो अपना यही बन गया कि केसरिया जी का मंदिर कहाँ है, तो बूंदी जिले के अंदर। और ये मंदिर बूंदी जिले में कहाँ है? तो ये बूंदी जिले के अंदर है केशोराय पाटन। कहाँ? केशोराय पाटन। बूंदी जिले में केसरिया जी का मंदिर कहाँ है? केशोराय पाटन। अगला प्रश्न देखो, 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी जिले में किसने करवाया? इससे अपने 2 प्रश्न स्पष्ट हो रहे हैं। एक तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो एक तो बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। एक प्रश्न तो अपना ये निकल के आ गया, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलना, एक एक प्रश्न के अंदर आपको 2-2 प्रश्न मिलेंगे। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी जिले के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? और इसका निर्माण करवाया था देवा सिंह ने। इसकी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 84 खंभों की छतरी का निर्माण देवा सिंह ने करवाया था। प्रश्न आपको क्लास के अंदर ही याद होते चलेंगे, तो पूरी क्लास को आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनते रहिए। अगला प्रश्न देखो, बूंदी का नाम किसके ऊपर रखा गया? ये सारे प्रश्न बूंदी जिले के ऊपर लेके आया हूं मैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे ही। बूंदी का नाम किसके ऊपर रखा गया? बूंदी का नाम किसके ऊपर रखा गया था? बूंदी का नाम बताओ, बूंदी का नाम किसके ऊपर रखा गया था? बूंदी का नाम रखा गया था बूंदा मीणा पर। कौन था? बूंदा मीणा। बूंदा मीणा था, उसके ऊपर ये बूंदी का नाम रखा गया। बूंदा मीणा के नाम पर नाम बूंदी रखा गया इस जिले का, याद रखना भी। कौन सी झील बूंदी जिले में नहीं है? कौन कौन सी झील बूंदी जिले में है, पहले तो ये बता दो। सर, जेत सागर झील जो है अपनी बूंदी जिले के अंदर है, पता है इतना तो, है ना। सूर सागर झील भी बूंदी जिले में है। नवलख सागर झील भी बूंदी जिले में है। ये उमेद सागर झील ये बूंदी जिले में नहीं है। उमेद सागर झील बूंदी जिले में नहीं है। इससे अपने 3 प्रश्न याद हो गए कि सर, जेत सागर झील बूंदी जिले में है, सूर सागर झील भी बूंदी जिले में, और नवलख सागर झील भी बूंदी जिले में, ठीक है ना। तो ये चौथी झील जो है उमेद सागर, ये अपनी बूंदी जिले में नहीं है।
पद्य साहित्य में कौन सा नहीं आता? पद्य साहित्य के अंदर कौन सी चीज नहीं आती? वंशावली, गीत, कुंडलियां, सोरठा। बताओ। पद्य साहित्य के अंदर सर जी गीत पद्य साहित्य है, बिल्कुल। कुंडलियां जरूर, सोरठा भी है, लेकिन ये वंशावली ये पद्य नहीं है। ये कौन से में आता है? ये गद्य साहित्य के अंदर आता है। किसके अंदर? गद्य साहित्य के अंदर वंशावली आता है। ठीक है जी, बिल्कुल। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अरे दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? शांति निकेतन की स्थापना, अरे बता दो। शांति निकेतन, सर ये तो इतना तो हमें पता ही है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, बिल्कुल। शीतकाल की वर्षा को स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है? अपनी जो शीतकाल के अंदर हमें जो वर्षाएं होती है उनको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे सर बिल्कुल पता है ये प्रश्न तो। मावठ। इसको क्या भी बोल सकते हैं? इसको मावठ भी बोलते हैं। मावठ भी बोलते हैं। वैसे मावठ सेम, ये दोनों चीज। शीतकाल की वर्षा को क्या बोलते हैं? मावठ। ये गेहूं की फसल, चने की फसल के लिए बहुत उपयोगी ये होती है, ठीक है ना। ये वर्षा गेहूं और चने की फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? किसी राष्ट्र की आबादी को कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में? 2, 3, 4 या फिर 5? सर जी 3 भागों में बांटते हैं। किसी राष्ट्र की आबादी को कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को पढ़ते हुए चलिए, एग्जाम के अंदर इन्हीं में से सेम प्रश्न फंसेगा और आप बिल्कुल सही करके आओगे, है ना। बिल्कुल सही करके आओगे। निम्न में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? मानव प्रेरित आपदा कौन सी है? सुनामी, सर ये तो प्राकृतिक आपदा है। अकाल, ये भी प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात, ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी, गैस जो गैस रिलीज हुई थी ना भोपाल के अंदर, वो क्या थी? वो एक मानव द्वारा निर्मित आपदा थी। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित आपदा थी, है ना। ये मानव द्वारा निर्मित आपदा है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है रे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक कहाँ होती है? नारंगी प्रकाश के अंदर, या फिर हरे प्रकाश में, या फिर लाल प्रकाश में, या पीले प्रकाश में? अधिक कहाँ होती है? अधिक कहाँ होती है? सर ये तो साइंस का प्रश्न है ना। तो साइंस क्या पढ़े नहीं हो अभी तक? सर पढ़े तो हैं, है ना। ये किसका प्रश्न है? ये साइंस का प्रश्न है। कहाँ अधिक होती है? सर लाल प्रकाश में। कहाँ होती है? लाल प्रकाश में। अब क्यों होती है ये सब आपको जानने की जरूरत एक बार नहीं है। एक बार इतना ही टाइम बचा है कि हम लोग प्रश्न को पढ़ सकते हैं सिर्फ, है ना। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आपको इसके लिए पूरा चैप्टर, इसकी थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो इतना टाइम अपने पास नहीं बचा है। जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है रट लो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं प्रश्न पूरे पढ़ा दूंगा। वो प्रश्न इनमें से फंसने की गारंटी मेरी है। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ कि पेपर होते ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये लो, ये प्रश्न मेरी पीडीएफ से, ये प्रश्न मेरी पीडीएफ से, मैं सारा कुछ आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी पर है? शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी पर है? चंबल, परवन, बनास, गंभीरी? सर बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर भी हमें आता है। शेरगढ़ अभयारण्य परवन नदी पर है। कौन सी नदी पर? परवन नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी सर जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, है ना। तो चलो फिर अपने 11 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे ये चीज़ चैट सेक्शन के अंदर लिख दो और कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए थे। वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना की जाती है। वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना की जाती है। कब करते हैं? चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, या आषाढ़ पूर्णिमा को? कब करते हैं? सर वैशाख पूर्णिमा को। कब करते हैं? वैशाख पूर्णिमा को।
कब? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना की जाती है। जी सर बिल्कुल, ये प्रश्न भी याद हो गया। राज्य का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कब स्थापित हुआ और कहाँ किया गया? सर 2 प्रश्न याद होंगे इस चीज से, तो इस चीज से 2 प्रश्न याद हो जाएंगे अपने कि पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। सुन लो आंसर, सुन लो आंसर। कब स्थापित किया गया? 16 अगस्त 1954 को। 16 अगस्त 1954 को। और कहाँ स्थापित हुआ? बीकानेर में। सर बिल्कुल 2 प्रश्न इस प्रश्न से हमें याद हो गए। कहाँ स्थापित हुआ था? बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? 1954 को हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देते हुए चलो भाई, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपने आंसर देते हुए चलो, ताकि मैं देख पाऊं कि मेरे बच्चों को कितना प्रश्न याद है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सर जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है। अपना ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। जी बिल्कुल, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना। ठीक है ना? चंबल नदी पर बने निम्न बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कोटा बैराज। सर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये बांध तो कहाँ है? राजस्थान के अंदर है ना? राणा प्रताप सागर बांध, ये भी राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में है। जवाहर सागर बांध, ये भी राजस्थान के अंदर है। तो सर कौन सा नहीं है? सर गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर बांध राजस्थान के अंदर नहीं है। सर इससे 3 प्रश्न और याद हो गए कि कोटा बिराज बांध कहाँ स्थित है? सर राजस्थान में। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? सर राजस्थान में। 3 प्रश्न आपको ये याद हो गए, और चौथा ये याद हो गया कि गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बता दो, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सर बिल्कुल चित्तौड़गढ़ जिले में है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान के महत्व एक प्रसिद्ध दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये वाला स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कहाँ? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। ठीक है ना? राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट उद्योग, पहला सीमेंट उद्योग आपका कहाँ पर लगाया गया था? पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पर लगाया गया था? सर बिल्कुल, कहाँ लगाया गया था? लाखेरी में। कहाँ लगाया गया था? लाखेरी के अंदर अपना पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया था। सर याद रखना, अरे सर को तो याद है, बच्चे आप लोग याद रखना, आप लोग याद रखना, है ना? लाखेरी कहाँ लगाया गया था? लाखेरी। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम, क्या चीज? जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम, सर जाइलम का काम होता है जल के वहन करना। जल का वहन करना, तो जल के वहन के लिए। जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करने के लिए। किसके लिए? जल का वहन करने के लिए। ये लो भाई, ये लो भाई, मजा आ जाएगा सर। सर मजा आ जाएगा इस प्रश्न में तो। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं आराम से, और ये मैथ का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोहन ने अपनी आय का 5% भोजन पर खर्च किया। मान लो उसकी आय कितनी थी? टोटल आय x थी। भोजन पर उसने कितना खर्च कर दिया? 5%। x का 5% कितना होता है? 0.05x। ये उसका क्या हो गया? भोजन पे खर्च हो गया इतना। शेष का 5%, शेष कितना बचा? 95। ठीक है ना? शेष कितना बचा? 95। और उसका 5%, यानी कि शेष बच गया 0.95x। इसका 5% निकालेंगे।
5% कर भर दिया और 5% उधार, यानी कि टोटल 10% ये कट गए। तो इसको 10 से काटेंगे तो 10 से 10/100, यानी कि 0.0095x, ठीक है ना। इतना इसका ये हो गया। कुल आय के 85% 30 रुपये अधिक बचे हैं। कुल आय कितनी थी? x, 0.05x प्लस 0.0095x प्लस कुल आय का 85% अभी बचा हुआ है 0.85x प्लस 30 रुपये अधिक और बचे हुए हैं। इस पूरे को हल कर लेंगे, इस पूरे को हल कर लेंगे, कितना उत्तर आएगा अपने पास? ये बचेगा लास्ट में आके 30/0.005 बच गया। 0.005 है, 30 ऊपर लगा देंगे, पॉइंट हट गया। 5 से भाग दे देंगे, 5 के 30, कितना आ गया? 6000। सर बिल्कुल आसान प्रश्न था, थोड़ा अपने पास स्पेस कम था तो मैं समझा नहीं पाया, लेकिन बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। आप लोग वीडियो को समझ नहीं आए दोबारा देख लीजिए, कन्फर्म समझ आएगा। कितने रुपए बचे थे? 6000। कितने टोटल आय कितनी थी? 6000। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। एक एम्बुलेंस मरीज को 11 बजे सुबह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित स्थान की तरफ चल पड़ी। 12 बजे दोपहर सीरियस मरीज आ जाने पर दूसरी एम्बुलेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली एम्बुलेंस के पीछे चल पड़ी। दूसरी एम्बुलेंस पहली एम्बुलेंस को कितने बजे पकड़ सकेगी? यह प्रश्न हमसे पूछा है, कितने बजे पकड़ सकेगी? चलिए भाई इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। मान लीजिए मरीज के घर से लेकर जहाँ मरीज है वहाँ से लेकर जो हॉस्पिटल है वहाँ तक की दूरी को हमने मान लिया x किलोमीटर। कितना मान लिया? x। पहली एम्बुलेंस पे बात करते हैं, उसका वेग क्या? पहली का वेग v1 कितना हो जाएगा? वेग बराबर क्या होता है? चलिए वेग नहीं तो सर क्या निकालते हैं? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। पहली एम्बुलेंस दूरी कितनी थी? x किलोमीटर। पहली एम्बुलेंस का हम लोग क्या निकालते हैं? दूरी, ठीक है ना। पहली एम्बुलेंस की दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर की। समय हमने मान लिया t, समय हमने मान लिया t, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी एम्बुलेंस उसकी दूरी तो सेम रहेगी क्योंकि दोनों सेम जगह पे जा रही है। 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और 1 घंटे बाद, तो यानी कि t-1, t-1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दूरी दोनों की सेम है ना, तो 50t बराबर क्या हो जाएगा? 60t-1, 60t-1, ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा? 50t बराबर 60t-60, ठीक है जी। इतना समझ आ गया सर। 60 को इधर ले आओ, प्लस का 60 हो गया। 50 को इधर लेके जाएंगे, 10t बचेगा। कितना t बचेगा? 10t। t का मान अपने पास कितना आ गया? 6। t का मान कितने घंटे आ गया? t बराबर सर जी 6 घंटे, ठीक है जी। यानी कि पहली एम्बुलेंस ने कितना टाइम लिया? 6 घंटे। दूसरी एम्बुलेंस का टाइम हमने क्या माना है? t-1 घंटे, यानी कि 6 में से 1 घंटे घटा दो, यानी कि 5 घंटे में दूसरी एम्बुलेंस अपनी पकड़ लेगी। 5 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस पहली एम्बुलेंस को पकड़ लेगी। बिल्कुल सर, ये प्रश्न समझ आ गया। यानी कि कितने बजे पकड़ लेगी? 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न आ गया अपना साइंस का। अगला प्रश्न आ गया अपना साइंस का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी प्रश्न पिछले पेपरों में आ रखे हैं, पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न लेकर आया हूँ, कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं लेकर आया। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भी जोड़ लो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ लो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। नंबर नोट कर लो, नंबर 9119218784। बिल्कुल ही सिंपल नंबर है मेरे। इनको नंबरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न देख लो, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई
बातें। मानव के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितने समय तक वो जीवित रहती है, कितने समय तक वो जीवित रहती है, बताओ जरा कितने समय तक जीवित रहती है। सर 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने का मतलब कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन, बिल्कुल सर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। विश्व की पूछा है, विश्व की। मासिनराम। कहाँ, मासिनराम। सर याद कर लेंगे इस प्रश्न को तो, है ना, इस प्रश्न को तो याद कर लेंगे। कहाँ होती है, मानसीराम। मासिनराम, मानसीराम नहीं, मासिनराम। क्या, मासिनराम। जी सर बिल्कुल। निम्न में से कीटहारी पादप कौन सा है, जो कीटों को खाता है। कीटों को कौन खाता है, कीटों को सर घटपादप खाते हैं। घटपादप जो होता है ना, वो एक पौधा होता है, उसके आगे इस टाइप से एक गिलास सा लगा होता है उसके आगे, जैसे उसका ये पेड़ हो गया पूरा, और ये मतलब पूरा पेड़ मान लो। इसके अंदर क्या होता है, ये जो टहनियाँ होती है ना, उसके पत्तों के साथ साथ में छोटा सा ऐसा गोल गोल सा लगा होता है। जैसे ही कोई मतलब कीट यहाँ बैठता है, तुरंत अंदर जाता है, ऊपर से ये बंद हो जाता है और ये कीटों का ग्रहण कर लेता है। तो कीटहारी पादप कौन सा है, सर एक ही पादप है, घट पादप। क्या बोलते हैं उसको, घट पादप बोलते हैं। सर फॉरेस्ट गार्ड के मॉडल पेपर करवा रहे हो, बिल्कुल ऊपर लिख रखा, फॉरेस्ट गार्ड के ही मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। सहरिया जनजाति के मेले के लिए क्या प्रसिद्ध है, सहरिया जनजाति के मेले के लिए क्या प्रसिद्ध है, कि सर सहरिया जनजाति के मेले की सीताबाड़ी। क्या, सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति के मेले के लिए क्या चीज, क्या प्रसिद्ध है, सीताबाड़ी प्रसिद्ध है। राले गांव सीधी गांव की संपन्नता लाने के लिए कौन समाज सेवी जी थे। समाज सेवी जी कौन थे, वो कौन थे बताओ। अरे वो समाज सेवी जी कौन थे जिन्होंने राले गांव सिद्धि गांव में संपन्नता लाए थे, जो अन्ना हजारी। कौन, अन्ना हजारी। नाम तो सुना होगा रे, नाम तो सुना ही होगा, अन्ना हजारी। किस देश की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने वर्ष 2015 में आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे। सर कौन सा ऐसा देश है जहां पर भारतीय सेना ने घुसकर आतंकी ठिकाने को नष्ट किया था। सर म्यांमार में। कहाँ, म्यांमार में। म्यांमार में, बिल्कुल म्यांमार में। कौन सा शहर कर्क रेखा के लिए प्रसिद्ध है, नहीं प्रसिद्ध क्या है, कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है। कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के निकट है। सर नीचे तो अपने कोलकाता है, नीचे क्या है, कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के सबसे निकट है। कोलकाता, कोलकाता के निकट से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है सर जी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। राजस्थान का एकमात्र कास्ट महल, कास्ट महल का मतलब जो महल लकड़ी से बनाया गया है, जो महल लकड़ी से बनाया गया है, बिल्कुल सर जी। कौन सा है, कहाँ पर बनाया गया है, कौन सा नहीं, कहाँ पर बनाया गया है, कास्ट महल कहाँ पर बनाया गया है, झालावाड़ के अंदर लकड़ी का महल बनाया गया है। झालावाड़ के अंदर लकड़ी का महल बनाया गया है। ये एकमात्र महल है जो लकड़ी से बना हुआ है, याद रखना, झालावाड़ के अंदर। कहाँ, झालावाड़ के अंदर। वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। सर बता दो, ये प्रश्न तो अपने साइंस का प्रश्न आ गया सर जी, साइंस का। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कब बोलते हैं, जब जल का पीएच मान कितने से कम हो, 5.6 से कम हो। कितने से कम होता है, जब 5.6 से कम होता है ना, तब उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। सर ये प्रश्न भी साइंस का। मैग्नेटाइट और लोहा अयस्क में करीब कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है। कितने प्रतिशत लोहे के अंश पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है, बता दो, बता दो रे। 70%। मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत है, 70% लोहांश पाया जाता है, बिल्कुल।
अगला प्रश्न देखो, भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य, जहां पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है उस राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। उस राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। कौन सा राज्य है सर? ओडिशा राज्य है। कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है, बिल्कुल ओडिशा। गंगा के मैदान का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? गंगा का मैदान, किसका मैदान? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में है? सर घग्गर और तीस्ता जो नदियां हैं ना, वहां पर गंगा का विस्तार है, गंगा के मैदान का विस्तार है, याद रख लेना। भवनों की नींव चौड़ी क्यों होती है? जो भवन बनाते हैं अपन लोग, उसकी नींव को चौड़ी क्यों रखते हैं? दीवार को सीधा रखने के लिए? नहीं सर जी, चौड़ी का सीधी से क्या मतलब? कोई अर्थ ही नहीं बनता, कोई अर्थ ही नहीं बनता। दाब घटाने के लिए, यानी कि ऊपर से जितना दाब लगता है ना, वो नीचे नींव में आके, मतलब ऊपर दीवार इतनी बड़ी है, नींव इतनी चौड़ी, दाब लगता है यहाँ के इतनी में बंट जाता है, इतनी चौड़ी में बंट जाता है ये, तो दबाव एक प्रॉपर जगह पे नहीं लगता, पूरी नींव के अंदर बराबर लगता है। इसके लिए ही भवनों की नींव को चौड़ी रखी जाती है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो गलत प्रश्न, ये प्रश्न गलत प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा था एग्जाम के अंदर ये प्रश्न, इसको रॉन्ग प्रश्न बता दिया गया था, है ना। लेकिन फिर भी मैंने लेकर आया प्रश्न कि कहीं बच्चे लोग इस प्रश्न को कहीं से पढ़ ना लें, क्योंकि ये प्रश्न गलत प्रश्न था, ये प्रश्न गलत प्रश्न है, ये आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। ये प्रश्न गलत नहीं है सर जी, ये प्रश्न गलत नहीं है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, और इसको सही बनाएंगे भी, इसको सही बनाएंगे भी। 3 कुर्सियां और एक मेज की लागत 900 रुपये। 3 क्या है सर? 3 तो कुर्सी है प्लस एक मेज है, लागत कितनी? 900 रुपये। और 3 मेज, एक कुर्सी 3 मेज। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बिल्कुल आसान बनाते हैं प्रश्न को, है ना। कुर्सी को मान लिया x, तो 3 कुर्सी 3x, मेज y मान लिया, यानी कि एक मेज, लागत 900 रुपये। एक कुर्सी 3 मेज, लागत कितनी? 1100 रुपये। यदि m कुर्सियां और m मेज हो, m कुर्सियां m मेज हो, लागत 20,000 रुपये। एक काम करो सर, हाँ, तो m किसके बराबर है? तो m किसके बराबर है? करो भाई, एक काम कर लो, इन दोनों समीकरणों को हल करके मेरे को एक्स वाई का मान निकाल दो, एक्स वाई का मान निकाल दो। सर ये प्रश्न तो 8वीं क्लास का प्रश्न है, तभी तो बोल रहा हूँ इस प्रश्न का आंसर निकाल दो, तभी आप लोग ये प्रश्न कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं दोनों समीकरणों का मान निकाल पाऊँ। आप लोग इतना काम कर दो, दोनों समीकरणों का मान निकालो, दोनों समीकरणों का मान निकालो, निकालो भी निकालो। 1 मिनट का टाइम आपके पास। बिल्कुल, आंसर भी आने लगे, आंसर भी आने लग गए, आंसर भी आने लग गए। ये एक बंदा बता रहा है कि एक्स का मान सर 200 है। बिल्कुल, एक्स का मान तो आपने ठीक निकाल लिया, अब वाई का और निकाल दो। एक्स का मान कितना निकाल दिया? 200। अब मेरे को वाई का मान और निकाल के दे दो, ताकि मैं आगे पूरा प्रश्न सोल्व करा पाऊँ, आगे मैं पूरा प्रश्न सोल्व करा पाऊँ। हाँ जी बिल्कुल, वाई का मान भी आ चुका है, वाई का मान भी आ चुका है सर, 300 रुपये है। ठीक है, अपने पास कितनी कुर्सियाँ थी? m कुर्सियाँ थी, m ही मेज थे, लागत है 20,000 रुपये, ठीक है ना। m कॉमन निकाल लो, 200 प्लस 300 कर दो, बराबर 20,000। 500 इंटू m बराबर 20,000, m बराबर 40, m बराबर 40, 50, 500 को भाग में ले आओ,
कितना बचेगा 40। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना सर। 37वां प्रश्न करवाओ। जी बिल्कुल। एक नाव के 20 नाविकों में से कितने नाविक थे? 20 में से 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 100 ग्राम बढ़ोतरी हुई। नए नाविक का भार क्या था? बिल्कुल। कितने नाविक थे? 20। औसत भार में 100 ग्राम बढ़े, यानी कि प्रत्येक पे 100 ग्राम बढ़े, यानी कि टोटल कितने ग्राम? 2000 ग्राम। 20 को 100 से गुना करेंगे, अरे इतना तो आता होगा कि सर 2000 ग्राम बढ़े, यानी कि टोटल वजन 2000 यानी कि 2 किलो। 2 किलो वजन बढ़ गया। तो 60 वाला गया था तो कितने का आया है? 62 का। बिल्कुल बिल्कुल, 60 का गया है तो कितने का आया होगा? 62 किलो का व्यक्ति आया है। सर बिल्कुल आसान प्रश्न था। एक साइकिल द्वारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उस व्यक्ति द्वारा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? बिल्कुल 15 मिनट है, और अपने को स्पीड बता रखी है और टाइम बता रखा है। एक्स बराबर क्या होता है? v इंटू टी। 54 × 15 गुणा कर लो, गुणा कर लो। और यहाँ किलोमीटर में है, यहाँ घंटा में होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको घंटा में बदल लो, 15 को 60 से भाग दे लो। ठीक है ना, तो 54 × 15/60, 15 चौक 60, और 54 को 4 से भाग दे लो। सर बिल्कुल, 4 × 4, फिर 3.5, 13.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी अपने सामने पड़ा है ना, ऑप्शन नंबर सी अपने सामने पड़ा। बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न देख लो, 40वां प्रश्न देख लो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है तथा दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। दो संख्या है, मान लो x और y, अनुपात कितना है? 1:2 है। अंतर घटाओ, अंतर घटाओ कितना है? 10 है। तिरछा गुणा करो, 2x बराबर y, 2x बराबर y, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं? 2x। तो x माइनस 2x बराबर 10, माइनस x बराबर 10, x बराबर -10। बताओ, x का मान -10 आया है ना, y का मान निकाल लो। 2 × -10 बराबर y, y का मान कितना आ गया? -20। सर -20 बड़ा आया या -10? बस इतनी बात बता दो। अब एक संख्या आई है -10, दूसरी आई है -20। अब आप लोग इतना बता दो मेरे को कि बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ। माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी 20 है। ठीक है जी, बिल्कुल। 10 तो ऑप्शन में नहीं है। अगर माइनस से लेना देना होता ना, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि 10 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में दूसरा क्या है? 20 है। बाकी तो ये ऑप्शन ही नहीं है, गायब करो। बिल्कुल सर, साइंस के प्रश्न आ गए, विज्ञान के प्रश्न आ गए। प्याज व लहसुन में 3 गंध का कारण किसकी उपस्थिति है? 3 नहीं है, 3 नहीं है, तीव्र है यहाँ। मतलब तेज गंध क्यों आती है, किसके कारण आती है? प्याज और लहसुन में तेज गंध किसके कारण आती है? तेज गंध सर सल्फर यौगिक होने के कारण। प्याज और लहसुन क्या है? सल्फर यौगिक हैं, इसके कारण इसके अंदर तीव्र गंध आती है। सूची मिलाओ, सूची मिलाओ, सूची मिला दो भाई, सूची को मिलाओ। बिल्कुल, सूची मिलाओ। इस प्रश्न को कर लो। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सर ये तो याद है, ये तो याद है ना सर। बाघ दिवस तो 29 जुलाई को। एक प्रश्न मिल गया, एक प्रश्न मिल गया। बिल्कुल। और दूसरा बताओ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सर 22 अप्रैल को। बिल्कुल, 22 अप्रैल को। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? सर 21 मार्च को। सर 21 मार्च को। तो बचा कौन सा? योग दिवस, 21 जून को।
बच्चे 4 प्रश्न आपके याद होने चाहिए कि बाघ दिवस 29 जुलाई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, योग दिवस 21 जून को। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन बनेगा? देख लो इनमें से कौन सा होगा। शायद यही होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लो, पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? पीलिया और हेपेटाइटिस, पीलिया और हेपेटाइटिस किससे संबंध है? किस अंग से पीलिया और हेपेटाइटिस कहाँ होता है? सर यकृत के अंदर होता है। पीलिया और हेपेटाइटिस कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से सर अंगघात रोग होता है। अंगघात रोग होता है विटामिन ई की कमी से। निम्न में से तना है, तना कौन सा है रे? तना कौन सा है? तना कौन सा है ये बता दो। तना कौन सा है? तना कौन सा है? 45वां प्रश्न बताओ। तना सर आलू है। तना कौन सा है? आलू का तना होता है। आलू जो हम खाते हैं ना, गोल गोल आलू आते हैं, वो फल नहीं होता है, वो तना होता है आलू का। आलू का तना होता है वो। जीवों को खतरनाक विकिरणों से कौन सी परत बचाती है? कौन सी परत है? कौन सी गैस की परत है? ओजोन गैस की परत है सर। ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? ओजोन की परत है। उसके अंदर छेद भी हो गए। किससे? अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, है ना। इनसे अब उसमें छेद भी होने लग गए। पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से, पराबैंगनी किरणें, उनसे रक्षा कौन करती है अपनी? यही करती है ओजोन परत। ठीक है ना। सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, ओजोन परत से होने के बाद ये नॉर्मल साधारण किरणों में बदल जाती है। इन किरणों को ऊपर रोक लेती है ये परत। राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय, ये लो जी, सबसे पुराना जंतुआलय सर ये तो याद था, ये तो याद था, जयपुर में है सबसे पुराना जंतुआलय। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वन एवं पर्यावरण से। किससे है? खेलकूद से नहीं है, प्रशासन सुधार से नहीं है, स्वास्थ्य सेवा से नहीं है, वन एवं पर्यावरण से है। वन एवं पर्यावरण से है। वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले में आई बाढ़ में सर्वाधिक जल कहाँ एकत्रित हुआ था? सर्वाधिक जल कहाँ हुआ था? कवास में। कहाँ? कवास में हुआ था। बिल्कुल सर, कवास में हुआ था। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, ये आप लोग बताओगे, ये आप लोग बताओगे, मैं वेट करता हूं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ही आसान प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है। इस प्रश्न का आंसर बता दो जल्दी से, फिर मैं क्लास को करता हूं खत्म। बिरबल साहनी थे? अरे नहीं थे, बिरबल साहनी नहीं थे, विक्रम साराभाई भी नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं थे। बच्चे कौन? होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे। सर ये तो अपने प्रश्न आज खत्म हो गए ना, प्रश्न अपने सारे खत्म हो गए। ठीक है, पहली सीरीज अपनी पूरी करते हैं खत्म इसको। पहली सीरीज पढ़ ली हमने, ये दोबारा मत खोल देना। ये चीज़ थोड़ी ध्यान से देख लो बच्चे, ये चीज़ ध्यान से देख लो कि प्राइस 399 रुपये है और आपका सीईटी एलडीसी का पूरा लाइव बैच है। सीईटी आपको पता है राजस्थान के अंदर सभी एग्जाम में लागू कर दिया है। 399 रुपये में आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इन दो नंबरों पे मैसेज कर लेना, 9817019664 पे, या फिर ये दूसरे नंबर मैंने दे रखे हैं, और इनसे कांटेक्ट करके आप हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं और अपने और क्या कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये दो नंबर रहे, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, और दिन में 2 क्लासें होती है तो सेकंड क्लास भी ज़रूर देख लेना। कहाँ लिंक मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा और चैनल में जाके भी देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है ना। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ डाल दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।